हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सेल क्या होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। सेल की डिस्कवरी पढ़ा था हमने, सेल थियरी, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था प्रोकैरियोट्स को। अब उसी टॉपिक को हम प्रोसीड करते हुए प्रोकैरियोट्स के बारे में थोड़े से डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं छोटे से इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्रोकैरियोट्स की जो सेल एनवेलप होती है। सेल एनवेलप का मतलब जो बाहरी का जो उसका लेयर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जो जैसे कि सेल एनवेलप हम किस में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, बैक्टीरिया का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बताता है एनसीईआरटी। और 3 लेयर जो होते हैं काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं और काफ़ी डिस्टिंक्ट होते हैं। सबसे बाहर जो होता है ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो ये तीनों जो हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं, लेकिन तीनों एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, मतलब तीनों एक साथ मिल के काम करते हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे सेल एनवेलप के बारे में हमने देख लिया। और जो सेल एनवेलप जो 3 लेयर की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक स्पेशल फंक्शन करती है, हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया को 4 तरीके में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे कि कोकस, विब्रियो, कॉमासेप्ट जो था, ऐसे ही करके एक और बेसिस है डिवीज़न का बैक्टीरिया का, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। एक साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने स्टेनिंग के प्रोसीजर के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन को स्टेन कर ले रहा था, अपने में ले रहा था, उसको ग्राम पॉजिटिव बोल रहे थे, और जो नहीं ले पा रहा था, जो कलरलेस रह जा रहा था, उसको बोल रहे थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी बताता है, जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, ये 2 तरीके का हो सकता है। 2 तरीके इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ इस टफनेस और स्मूथनेस। अगर ये लूज शीथ की तरह है, मतलब थोड़ा सा लूजली बाउंडेड है, तो उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर थिक एंड टफ है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं कैप्सूल। अब हम देखते हैं आखिर में सेल वॉल जो होती है काफ़ी हार्ड लेयर होती है, मतलब डेड होती है, रिजिड होती है। इसका फंक्शन होता क्या है, तो होता क्या है कि ये शेप को डिटरमाइन करती है। चूँकि ये हार्ड होती है तो इसका शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। ये जो सेल वॉल होती है पूरे सेल को, ओवरऑल सेल को, चूँकि बाहरी लेयर है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और सबसे एक यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल का है जो प्रोकैरियोट्स में, जो बैक्टीरिया, चूँकि ये बहुत ही हार्ड है तो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में बर्स्ट होने से या फिर कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। उसके बाद हम सेल वॉल के बाद आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक सेमी परमिएबल होता है, नेक्स्ट टू सेल वॉल होता है। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को लगभग सिमिलर होता है, और एनिमल सेल में या कह लीजिए प्लांट सेल में ये आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर के लेयर से कैसा कनेक्शन है, माने उसको इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल हमने कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स के बारे में पढ़ा था, वही है, थोड़ा सा डिटेल में है। यहाँ पे है एक मेसोजोम। मेसोजोम क्या है, यूनिक कैरेक्टर है केवल और केवल प्रोकैरियोट्स का, याद रखेंगे इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर निकला हुआ, यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इसी को बोलते हैं मेसोजोम्स। और मेसोजोम्स किस में होते हैं, स्पेशल प्रोकैरियोट्स में होते हैं। और ये कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल और लैमेली। जैसे कि वेसाइकल्स ये हो गए ट्यूब्यूल इस तरीके के, और लैमेली इस तरीके के। इनके बाहर जो डॉट डॉट हमने बनाए हैं ये राइबोसोम है। राइबोसोम के बारे में हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ते हैं कि जो मेसोजोम से प्रोकैरियोट्स का यूनिक कैरेक्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आखिर में इम्पॉर्टेंट है क्यों। चूँकि ये मेसोजोम है, इनफोल्डिंग्स हैं, माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो ये इसके कुछ फंक्शन, जैसे कि सेल वॉल का फॉर्म करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, इट मीन्स सेल डिवीज़न के टाइम ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और चूँकि ये इनफोल्डिंग्स है,
ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग्स है तो ये कॉन्वोलेटेड सरफेस प्रोवाइड करता है। इस तरीके से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इस तरीके से इसके पास रिएक्शन करने की जो साइट है, मतलब जो एरिया है वो बढ़ जाता है, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाता है। मेसोजेम्स के ही सिमिलर एक होते हैं क्रोमेटोफोर्स। ये भी एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस ही होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मेसोजेम्स केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इस साइनोबैक्टीरिया अगर हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर और क्रोमेटोफोर इसीलिए इसमें पिगमेंट्स कंटेन होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होते हैं मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब किस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये मोटाइल हैं और ये नॉन मोटाइल हैं? तो बैक्टीरिया के जिनके पास फ्लैजिला होगा वो मोटाइल, जिनके पास नहीं होगा वो नॉन मोटाइल। फ्लैजिला के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लैजिला भी एक तरीके का सेल वॉल या फिर कह ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, फ्लैजिला जनरली 3 पार्ट से में डिवाइडेड होता है, जैसे फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और जो फिलामेंट होता है काफ़ी लंबा पोर्शन होता है। ठीक है, फ्लैजिला को हम यहाँ पे डिफाइन करता है एनसीईआरटी, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, माने सेल वॉल का एक्सटेंशन है। वहाँ पे हम मेसोजोम्स को क्या बोलते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। क्रोमेटोफोर भी एक्सटेंशन था, लेकिन ये थोड़ा सा फिलामेंटस टाइप में ही पतला होता है। और इस सेल वॉल का एक्सटेंशन याद रखेंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है। ठीक है, फ्लैजिला की तरह कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि पिलाई और फिम्ब्रियाई। पिलाई और फिम्ब्रियाई ये दोनों भी सरफेस स्ट्रक्चर हैं, जिस तरीके से फ्लैजिला सरफेस का एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्लैजिला मोटिलिटी प्रोवाइड तो करता है, लेकिन पिलाई और फिम्ब्रियाई मोटिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करता है। राइट, तो पिलाई क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, माने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे होता है। और मेड ऑफ ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन क्या है, स्पेशल प्रोटीन है। तो जो पिलाई, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पिलाई किस चीज़ की बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन का स्पेसिफिक नाम होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई भी एक तरीके का है सरफेस स्ट्रक्चर है, ये भी एक एक्सटेंशन ही है, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करता है। यहाँ पे हम पिलाई को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पढ़े थे, फिम्ब्रियाई को हम पढ़ेंगे ये स्मॉल ब्रिशल लाइक फाइबर्स होता है जो कि स्प्राउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम चने में अगर पानी में भिगोते हैं तो जो निकलते हैं छोटे छोटे, उसको स्प्राउट्स बोलते हैं। ठीक उसी तरह ये सेल का फाइबर लाइक स्प्राउटिंग होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा इसका रोल फिम्ब्रियाई का क्या होता है, बैक्टीरिया को कहीं भी अटैच होने में हेल्प करता है टू ड्रॉक इन स्ट्रीम्स इन ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ये फिम्ब्रियाई का स्पेशल कैरेक्टर है, इसको याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद ये रहा बैक्टीरिया का ओवरऑल, फ्लैजिला क्या होता है, पिलाई क्या होता है, फिम्ब्रियाई क्या होता है, क्या रोल है इनका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राइबोसोम्स की तरह। ठीक है, राइबोसोम्स क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। इनकी साइज़ जो होती है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होती है, लंबाई चौड़ाई। और ये जनरली 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं। सब यूनिट्स माने 50S और 30S। एस यहाँ पे क्या है, सेडवर्ग यूनिट बोलते हैं। और ये जो सेडवर्ग एक साइंटिस्ट थे जो डेंसिटी के बेसिस पे इन दोनों सब यूनिट्स को डिवाइड किए थे। प्रोकैरियोट्स में 70S हो जाता है, 50S 30S मिलके। यूकैरियोट्स में दूसरा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम्स को हम जनरली बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, माने प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। पॉलीसोम आता है एक एनसीईआरटी में पॉइंट देता है, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और सोम माने राइबोसोम का ही पार्ट है। इट मीन्स जब मेनी राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA, दैट इज नोन एज पॉली राइबोसोम। जब बहुत सारी राइबोसोम एक सिंगल mRNA के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कैसे प्रोटीन के सिंथेसिस में mRNA बनता है और वहाँ से ट्रांसलेट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब बहुत सारी राइबोसोम ट्रांसलेशन के दौरान एक ही mRNA पर अटैच हो जाते हैं तो उनको पॉली राइबोसोम बोलते हैं, या फिर पॉलीसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हम कल कुछ बताए थे इंक्लूजन बॉडीज़ के भी बारे में। इंक्लूजन बॉडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली प्रोकैरियोट्स का ही फीचर है। इंक्लूजन बॉडी एक तरीके का रिजर्व मटेरियल होल्ड करता है। ठीक है, जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन में फूड कहाँ से आएगा, तो इंक्लूजन बॉडी ही होल्ड करती है। ये एक स्पेशल फीचर की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है,
इंक्लूजन बॉडी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, इसको कोई किसी से बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी से किसी और स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही ये लगा होता है, राइट। आइए हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज भी कई तरीके के होते हैं। चूँकि ये रिजर्व मटेरियल, तो रिजर्व मटेरियल में अगर हमको फूड चाहिए तो केवल स्पेशल एक फूड से तो काम नहीं चलेगा। हमारे जैसे हमारी बॉडी में कई तरीके की न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह प्रोकैरियोट्स को भी ज़रूरत होती है। इस बेसिस पे इंक्लूजन बॉडीज़ भी कई तरीके को होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ग्लाइकोजन जनरली क्या होता है कि ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। गैस वैक्यूल्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो ये रहा इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये रहा प्रोकैरियोट का सारा डिस्क्रिप्शन। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में जनरली सभी आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, राइट। प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंगी। प्लांट्स और एनिमल्स ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका जो यूकैरियोट्स का यूनिक फीचर क्या होता है। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रखते हैं, इसीलिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यही बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कि साइटोप्लाज्म में इनका हर एक चीज़ बटा हुआ है, कोई एक दूसरे से में मिक्स नहीं है। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इस तरीके से इनकी जेनेटिक मटेरियल भी काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, यूकैरियोट्स में कुछ हम आगे पढ़ेंगे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जो कि मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, और भी हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। जेनेटिक मटेरियल इनका होता है क्रोमोसोम्स होता है। हालांकि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे कि प्लांट में और एनिमल में बहुत सारे डिफरेंस है। बहुत सारे में बेसिक डिफरेंस हम यही देखते हैं कि प्लांट में एनिमल सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल में नहीं होता है। प्लांट में प्लास्टिड होता है, कलरलेस कलर्ड एंड कलरलेस दोनों, और एनिमल में कोई प्लास्टिड नहीं होता है। प्लास्टिड में किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में हो तो वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं, वो साइड में लगे होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और जो कि किस में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न। उसके बाद हम यूकैरियोट्स के फीचर में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन चूँकि जब हम सेल के बारे में डिस्कवरी पढ़ रहे थे तो उस टाइम जो माइक्रोस्कोप का उतना डेवलपमेंट नहीं था, तो सेल के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे। आगे धीरे धीरे स्टडीज़ होते गई। 1950s का जब ऐसा टाइम था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उस टाइम जो सेल का स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस हुआ, और उस टाइम जो स्ट्रक्चर लिया गया था वो ह्यूमन की आरबीसी ली गई थी, ठीक है, रेड ब्लड सेल लिया गया था। सेल मेम्ब्रेन की कुछ डिटेल बाहर आती हैं इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है कि जो कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स की बने होते हैं, और जो कि बाई लेयर मतलब एक इधर लेयर और एक इधर, दो लेयर की बनी होती हैं। और दोनों लेयर में जैसे कि ऐसे 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 होता है, राइट, ऐसे 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 ऐसे। पोलर हेड बाहर होता है, नॉन पोलर टेल जो होता है इनर पार्ट, मतलब जो दो लेयर है, एक पोलर होती है एक नॉन पोलर होती है। जो हेड होता है वो पोलर जो कि बाहर की तरह लगा होता है, और नॉन पोलर क्या होता है, अंदर की तरह लगा होता है। और ये जो लिपिड्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स, राइट, ठीक है भाई। बिसाइड्स लिपिड्स, माने लिपिड्स को छोड़कर सेल मेम्ब्रेन में कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और ये अलग अलग सेल पे अलग अलग डिपेंड करती हैं। जैसे कि ह्यूमन की आरबीसी उस टाइम इस एनालिसिस हो रही थी, तो उसमें प्रोटीन 52% पाया गया था और लिपिड्स 40% पाया गया था, ठीक है। और जो प्रोटीन भी होते हैं वहाँ पे दो तरीके के पाए गए थे, पहले इंटीग्रल और फिर पेरिफेरल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, अंदर जो चीज़ें होती हैं, राइट। अंदर का मतलब या तो पार्सली इम्बेडेड है या फिर फुल्ली इम्बेडेड। पार्सली मतलब आधा धसा हुआ, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब सरफेस पे हैं, बाहर लगे हुए कुछ प्रोटीन्स होते हैं,
ठीक है। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, एक नहीं दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में इन्होंने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि एग्जैक्टली सेल के जो स्ट्रक्चर हैं उनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन ओवरऑल बाइलेयर। जो लिपिड का जो नेचर है क्वासी फ्लूइड, वो जो प्रोटीन से बाहर लगी हुई होती हैं और जो पार्शियली इमिडेड हैं उनको जो अंदर और बाहर जाने की एक तरह से परमिशन देता है, इसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। और जो इस तरीके की जो फ्लूइडिटी होती है, जो लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, ये सेल में जनरली सेल ग्रोथ में हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के बारे में हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। और 2-3 तरीके के जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। ठीक है। गैप जंक्शन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, टाइट जंक्शन कोई भी सबस्टांस लीक होने से बचाता है, और एडहेरिंग जंक्शन जनरली दो सेल्स को कंबाइन करता है, सीमेंट करने का काम करता है। फ्लूइडिटी से सिक्रेशन भी होता है, मटेरियल आर पार होते हैं, एंडोसाइटोसिस होता है, सेल डिवीज़न होता है, और भी बहुत सारी होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो कि फेमस हुआ था सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में। इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का जो जिस टाइम थियोरी आ रही थी उस टाइम और भी बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, जो कि बेस्ट एक्सेप्टेड था वही था सिंगर और निकोलसन वाला। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाद आगे आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जनरली ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाहरी लेयर है और ये मॉलिक्यूल्स को अपने आर पर आने जाने देता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें को आने देता है और कुछ को नहीं आने देता। मतलब जो डिज़ायरेबल हैं, जो यूज़फुल हैं, उसको आने देगा, जो अनडिज़ायरेबल, जो बेकार चीज़ें हैं उनको बाहर से ही भगा देगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जनरली हम पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स अपने आप आर पार जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न में जनरली न्यूट्रल सॉल्यूट जो होते हैं अपने आप मूव करते हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद अगर वाटर का जब मूवमेंट होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। उसके बाद आता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न का मतलब जो लिपिड है और प्रोटीन है दोनों का नेचर अलग अलग है, तो वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जा पाते हैं, तो उनको बोलते हैं करियर प्रोटीन। करियर प्रोटीन की हेल्प से मॉलिक्यूल को आर पार कराया जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो बिना एनर्जी के नहीं ट्रांसपोर्ट होंगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप को हम आगे पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम में, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो कि यूनिक कैरेक्टर है केवल प्लांट सेल का। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है, डेड होता है और रिजिड होता है। चूँकि रिजिड होता है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जनरली बाहर होता है। जो सेल वॉल होता है फंगी में काइटिन का बना होता है, और प्लांट्स में जो क्या होता है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। जो एल्गी की सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस की बनी होती है, मैनेंस की बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो कि एक मिनरल है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन्स की बनी होती है, एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सेल वॉल होती है वो दो तरीके की होती है जनरली, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? वो ग्रोथ करने में हेल्प करती है, और ये जैसे ही सेल मैच्योर करती है, सेल आगे डेवलप करती है, ये डिमिनिश हो जाती है, माने ख़त्म हो जाती है, दब जाती है। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? इट फॉर्म्स ऑन इनर साइड ऑफ द सेल, ये सेल के अंदर साइड में बनती है। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं एक सेल वॉल का ही पार्ट है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। और ये जो बहुत सारी आसपास की जो सेल्स हैं, चूँकि ये हार्ड होता है तो ये अगल बगल की सेल्स को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद सेल वॉल जो है, मिडिल लैमेला जो है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें एक प्लाज्मोडेस्माटा नाम का एक चीज़ आता है जिसको दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। जहाँ मिडिल लैमेला
होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा आता है जो कि 2 साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। आशा है आप सबको ये सब समझ में आ रही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली जो ऑर्गेनेल होते हैं वो डिस्टिंक्ट फंक्शन रखते हैं। डिस्टिंक्ट फंक्शंस का मतलब क्या है, एकदम स्पेशल फंक्शंस उनके होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी होते हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेट कर जाते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, हम आपके बिना नहीं कर सकते, या फिर हमारा आपका हम ऐसा काम करेंगे जिसमें आपकी भी मदद लगेगी और आपका ऐसा काम होगा जिसमें हमारी भी मदद लगेगी। तो इस तरीके के कुछ ऑर्गेनल्स मिलकर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि इसमें एंडोमेम्ब्रेनस में याद रखिएगा आता है ईआर, ठीक है, गोल्गी आता है, लाइसोसोम आता है, वैक्यूल्स आता है। ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब पूछ देता है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो जनरली जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड ये जो ऑर्गेनल हैं इनका फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं करता है, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, उसके बाद हम सबसे पहले ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है जनरली, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उनका एक बहुत हैवी नेटवर्क होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये जो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक लुमिनल बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल का मतलब होता है इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा लुमिनल मतलब जो साइटोप्लाज्म के में होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनके सरफेस पे राइबोसोम्स होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम्स आर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर प्रेजेंट है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोलेंगे, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उनको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंसिव कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जनरली सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है। स्टेरॉयडल हार्मोन आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, और भी बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन हैं। उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। उसके बाद एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। तो गोल्गी एपरेटस का जो डिस्कवरी था वो कैमिलियो गोल्गी ने किया था, 1898 में किया था। गोल्गी एपरेटस भी एक तरीके का रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, डेंसली स्टैंडमन, स्टैंड का मतलब वो कलर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, वो न्यूक्लियस के आसपास ही दिखाई देता है। गोल्गी जो होता है किस तरीके का होता है, तो फ्लैट होता है, डिस्क शेप होता है, या फिर इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी याद रखिएगा, और क्रिस्टी अलग है। क्रिस्टी हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं, सिस्टर्नी हम गोल्गी में पढ़ते हैं, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर की डायमीटर तक होता है। और ये जो सिस्टर्नी होती हैं एक दूसरे से पैरेलली स्टैक्ड होती हैं। स्टैक्ड का मतलब क्या है, एक तरीके से लगी होती हैं, जैसे कि ऐसे 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 लगी होती हैं पैरेलली, ठीक है। जो गोल्गी सिस्टर्नी होती है कॉन्सेंट्रिकली मतलब सर्कुलर विद हैविंग द सेम रेडियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड लगी होती हैं। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस, और कॉन्वेक्सिस बोलते हैं उसको, फॉर्मिंग फेस, और उसके बाद कॉनकेव फेस एंड ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। जो सिस्टर्नी के 2 फेस होते हैं, सेंस एंड ट्रांस फेस होते हैं, वो जनरली का मोस्ट प्रोबेबली एकदम अलग होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन एकदम इंटरकनेक्टेड होता है, याद रखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं, चूँकि हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का ऑर्गेनल पढ़ रहे थे तो हम बताएंगे कि गोल्गी का जो एसोसिएशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे है, ठीक है। नॉर्मली देखेंगे तो गोल्गी एपरेटस का जो फंक्शन होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस होता है, मटेरियल्स को पैकेजिंग का काम करता है और डिलीवर करता है, या तो इंट्रासेलुलर टारगेट पे या फिर बाहर सेक्रेट कर देता है। अब हम देखेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसाइकल, ट्यूब्यूल और लैमिनी पढ़े थे, तो उसमें जो मटेरियल पैक्ड होता है ईआर से, माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो गोल्गी के सिस फेस से फ्यूज़ होता है
और बाहर वाले ट्रांसफेरेंस से निकल जाता है। और ठीक इसी तरह जो राइबोसोम था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो गोल्गी में आके गोल्गी के सिस्टर्नी में आके मॉडिफाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है, जनरली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखेंगे। इनका जो फॉर्मेशन होता है गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग के दौरान हो जाता है। लाइजोसोम चूँकि वेसिकल फॉर्म में होते हैं तो इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच के अंदर एक्टिव होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, चूँकि प्रोटीएज है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेज है तो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल्स भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन याद रखेंगे ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जनरली वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने वेस्टफुल सबस्टांस होता है एंड अदर जो कि सेल के लिए ज़रूरी नहीं है वो वैक्यूल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। वैक्यूल्स भी कुछ हद तक मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो अमीबा में होता है वो होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है जो कैसे बनता है, एनगल्फिंग फूड पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में आते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनल है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि अनलेस स्टेन, मतलब जब तक उसको स्टेन नहीं किया जाए वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, सॉसेज शेप होता है, सॉसेज मतलब सॉस के शेप पर। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, उसकी डायमीटर होती है, ऐसे होता है सिलेंड्रिकल्स। ठीक है, डायमीटर 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और ये जो लूमेन होता है, लूमेन माने अंदर का जो खोखला पार्ट होता है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है, आउटर और इनर। जो इनर वाला होता है मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें क्रिस्टा होता है। क्रिस्टा क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है क्योंकि ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनल, मतलब ऑर्गेनल का जो एक लिमिटिंग बाउंड्री, बाहर की बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं और जो स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वाई, बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माने ऑक्सीजन के हेल्प से जो रेस्पिरेशन होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। याद रखेंगे जो क्रिस्टा होता है मैट्रिक्स में, उसमें सिंगुलर सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं 70S होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीज़न होता है वो फिजन के द्वारा होता है। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में सेल एनवलप क्या होता है। जैसे कि याद, इसमें सबसे पहले ग्लाइकोकाइलिक सेल वॉल एंड ये सब पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, फ्लैजिला के बारे में, पिलाई फिम्ब्रियाई के बारे में, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ा, सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा था, मेसोसोम्स के बारे में जो कि स्पेशल फीचर है प्रोकैरियोट्स का उसको पढ़ा था हमने। देन हम आ गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। उसके बाद हम सेल वॉल के बारे में पढ़े थे जो कि डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। मिडिल लेमेला के बारे में हमने पढ़ा था जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। प्लाज्मोडेस्माटा का पढ़ा था, जहाँ मिडिल लेमेला होता है वहाँ पे कनेक्शन चूँकि नहीं हो पाता है तो दो डिफरेंट साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के प्लाज्मोडेस्माटा का काम आता है। उसके बाद हम आ गए थे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आ गए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा हमने, गोल्गी के बारे में पढ़ा हमने, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. I hope you will like it. Please let me know in the comment section how is the video. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.